मैं उनके जीवन से छोटे छोटे कथानकों से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से खेल जो है वो केवल हमें हमें कीर्तिमान नहीं बनाने में मदद कर सकता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी आवश्यक है। और मैंने बताया कि नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए भाषा का संयत होना, और किस तरीके से हम कमजोर पक्ष को भी साथ में लेके अगर चलते हैं तो हम एक बेहतर जीवन में कार्य कर सकते हैं। मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो संगति होती है, अगर सुसंगत नहीं, आप अगर कुसंगत में पड़ जाते हैं और संगत अच्छी नहीं रहती है, तो निस्संदेह हमारे व्यक्तित्व का वो एक कमजोर पक्ष बनता है और हम गलत नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो खेल जो है वो संगत की अच्छाई और बुराई को भी समझाने का प्रयास करता है जीवन में। इसको हमें उनके जीवन से समझने का प्रयास 18 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में इंडियन आर्मी में आ जाते हैं और फिर अपना आपकी उस लगन को दिखाते हैं। मैंने ये बताया कि रोशनी, चांद की रोशनी में 8 बजे से लेके 2 बजे, 1-2 बजे तक भी उनको बहुत सारे अवसरों पर खेलते हुए उनके साथियों ने उनको देखा था। तब लोग हंसते थे कि इतना समर्पण क्या तुम्हें इतनी बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। लोग हंसते थे, लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान नहीं दिया और आगे अपने जीवन में उसको जारी रखा, और वही उसी मेहनत और समर्पण का असर था कि वो जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और आज हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे आगे चल के आपको पता चलता है कि जब जीवन में ऐसे उन्होंने अद्वितीय कार्य किए, अद्वितीय गोल किए, और यहाँ तक कि ये कहा गया कि उन्होंने स्टिक में जब वो बॉल आगे लेके मैदान में बढ़ते थे तो वो स्टिक से चिपक जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस स्टिक में उन्होंने कोई चुंबक लगा रखा, मैग्नेट लगा रखा। और हॉलैंड के मैच के दौरान 1937 में ये भी साइंटिस्ट की टीम आई और उन्होंने उनकी हॉकी को तोड़ के देखा कि क्या इन्होंने वाकई इसमें कुछ ऐसा काम कर रखा है, कुछ लगा रखा है जिसकी वजह से हॉकी में बॉल जो है वो चिपक जाती है और मैदान में उनकी हॉकी के साथ ही वो आगे बढ़ती है। तो ये जो कीर्तिमान है, जो उपलब्धियां हैं, वो एक दिन का परिणाम नहीं होती, बल्कि हमारे अथक परिश्रम और हमारे समर्पण का परिणाम होती हैं, जो हमें खेल सिखाता है। वो खेल को हमें जब हम जीवन में सही सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और पूरे समर्पण को, अब खेल नहीं, जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको अगर हम सकारात्मक दिशा में करते हैं, सही तरीके से करते हैं, पूरे मनोभाव के साथ करते हैं, पूरे आशा और विश्वास के साथ करते हैं, तो वो हमें जीवन में बड़ी उपलब्धियों और कीर्तिमान को दिलाने में मददगार होती है और सहायक होती है। आगे जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि 21 वर्ष की अवस्था में पहली बार वो 1926 में न्यूजीलैंड के लिए जो भारतीय टीम हॉकी की जा रही थी उसमें उनका पहला चयन होता है। और आगे उस दौरान उस खेल की सबसे बड़ी खास बात थी कि उनकी प्रतिभा को विश्व स्तर पे पहली बार पहचान मिली। और उस दौरान कुल 18 मैच हेलो लगभग 21 मैच खेले गए थे और 18 गोल भारतीय टीम की तरफ से किया गया था और उसमें से 9 गोल जो है वो अकेले ध्यानचंद जी ने किया था। ये उनकी विश्व स्तर पे पहली पहचान जो उनकी मिली, उनकी इस कीर्तिमान को आगे ले जाने में सहायक हुई। आगे हम देखते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में वो जब 1928 में एम्स्टर्डम में पहला ऐसा ओलंपिक खेल हो रहा था उनके जीवन काल का, जिसमें वो शामिल किए गए थे और उसके वो हिस्से थे। और कुल मिला के इसमें 4 मैचों में कुल 23 गोल किए गए थे और जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये भी इस पहला ऐसा ओलंपिक था जिसमें भारतीय टीम ने उनके रहते हुए स्वर्ण पदक जीता था। तो ये वहां से इनकी यात्रा शुरू हो जाती है कि विश्व स्तर में उनकी 26 में पहचान बनती है और आगे चलकर ओलंपिक में भी वो अहम भूमिका अदा करते हैं। 1932 में अगला ओलंपिक लॉस एंजलिस में होता है और इस पहचान ये थी, खास बात ये थी कि वो कुल 8 गोल जो कि आगे चल के कीर्तिमान है, आगे चल के उनके जीवन में बड़ा महती भूमिका अदा करते हैं। 8 गोल वो खुद अकेले करते हैं और हॉकी को इसमें भी भारतीय टीम को स्वर्ण पदक मिलता है। 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक होता है
उसमें वो कप्तान होते हैं भारतीय हॉकी टीम के। और 15 अगस्त 1936 को इस ओलंपिक का फाइनल, हॉकी का फाइनल मैच खेला गया था, जो जर्मनी के खिलाफ था। जर्मनी उस दौरान एक ऐसी शक्ति मानी जाती थी हॉकी की टीम में, जिसको अपराजेय माना जाता है, जिसको हरा पाना इतना आसान नहीं माना जाता था। इस मैच में भी 8-1 से भारतीय टीम ने जर्मनी को हराया था, और जिसमें उनके नेतृत्व में, उनके कैप्टेंसी में हमारी हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और इस मैच के ही दौरान हिटलर वहां स्वयं उपस्थित था, और हिटलर ने आकर उनकी भूरी भूरी तारीफ की थी, प्रशंसा किया था, और वो पहला इंसान था जिसने उन्हें हॉकी का जादूगर कह के संबोधित किया था आगे चलकर, जो उनके साथ ये पदवी आगे चल के हमेशा के लिए जुड़ जाती है। तो ये बड़ी उपलब्धियां एक दिन में नहीं मिलती हैं, धीरे धीरे करके जब हम लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, पूरे परिश्रम और मनोबल के साथ, पूरे साहस के साथ बढ़ते हैं, तब विश्व में हमारे कीर्तिमान स्थापित होते हैं। तो खेल का ये भी एक बड़ा ही अनुकरणीय उदाहरण है, परिणाम है, ये संदेश है कि अगर हम जीवन में इसको सही दिशा में ले जाएं, तो हमें केवल शारीरिक रूप से सशक्त नहीं करता है, बल्कि मानसिक तौर पे भी सशक्त करता है कि एक अपराजित समझे जाने वाली टीम को भी आप किस तरीके से उसको हराते हैं, और उसकी वानगी, उसकी कहानी को आप समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, जिसको आत्मकथा में उन्होंने अपना उल्लेख किया है कि उस समय कितना एक दबाव हुआ करता था कि ऐसी टीम के सामने लड़ना और उसको फिर विश्व विजयी बनाना, ये बड़े साहस और पूरे मानसिक सशक्त मानसिक बल की पहचान है। आगे हम देखते हैं कि 1932 में आगे वो और मैचेस में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आगे कुल मिला के जो जितने भी ओलंपिक खेलों में वो प्रतिभाग करते हैं, उसमें से ज्यादा गोल वो करते हैं और नेतृत्व करते हैं। और मैंने आपको पहले ही उदाहरण बताया कि हॉलैंड के 1932 का मैच था, 1932 के दौरान जो हॉलैंड का मैच था, उसमें उनकी हॉकी तोड़ के देखी गई थी। और उन्हीं का जो ये योगदान रहा हॉकी टीम के लिए, और वो 1948 तक हॉकी के क्षेत्र में रहते हैं, उसको खेलते हैं। और फिर उसके बाद 1948 के बाद वो हॉकी खेलना बंद कर देते हैं। 1956 में वो आर्मी से भी रिटायर हो जाते हैं, और उनके इस सारे योगदान को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस को, उनकी जन्म दिवस को माना गया। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न दिलाने की जो पुरजोर कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये खेल को पहले भारत रत्न की श्रृंखला में नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में चल के उसको रखा गया। और आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए मांग की जा रही है। और सबसे उनका खेल के क्षेत्र में इतनी अहम भूमिका रही, इसीलिए भारतीय ओलंपिक संघ ने उनको शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया। शताब्दी का खिलाड़ी घोषित होना ये अपने आप में द्योतक है इस बात का कि वो कितने बड़े खेल के प्रति उनका समर्पण कितना रहा होगा। एक बड़े ही साधारण परिवार से साधारण दिखने वाले व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जो कर्म होता है वो इतना प्रभावशाली बन जाता है कि वो शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नामित किए जाते हैं, उनको उद्घोषित किया जाता है। ये कीर्तिमान स्थापित करना अपने आप में ये दिखाता है कि सच्चा समर्पण हो तो हम जीवन में कुछ भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हो गया, और उसी झांसी के मैदान में जहां उन्होंने पहली बार हॉकी को पकड़ा था, उसी मैदान में उनको दफनाया गया। और उनकी जो स्मरण, जो उनकी जहां दफनाया गया है, वहां पर एक वॉल लगी है। उस वॉल में उनका वही वाक्य लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको मालूम होना चाहिए मैं एक साधारण इंसान हूँ, और मेरी जो ये द्योतक है कि मैंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो कीर्तिमान आप सब भी हासिल कर सकते हैं। और वो हासिल करने के लिए आपको शारीरिक बल के साथ मानसिक और आत्मिक बल को भी अपने जीवन में ताड़ना चाहिए। और ये मानसिक
आत्मिक बल हमें कौन दिलाता है? उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का जो भूमिका में है वो खेल है। हम जीवन में आप देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो जब चलना शुरू करता है और वो अपने माता-पिता को भी पहचानता नहीं, सबसे पहले वो खेल के प्रति उसका रुझान बढ़ता है। वो अलग-अलग हाथ-पैर मार कर अपनी शक्ति को ज़ाहिर करने का प्रयास करता है, उसको दिखाने का प्रयास करता है। वो जो चिल्लाहट है, जो बचपन में वो रोता है हर बात के लिए, वो ये दिखाता है कि वो अपनी शक्ति का किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। तो खेल को अगर हम इनके जीवन से खेल समझते हैं, तो खेल हमारे जीवन में बहुत सारी अलग-अलग शक्तियाँ, बहुत सारी अलग-अलग हमारी जो गुण हैं, उनको उत्पन्न कर सकता है, जिसमें कुछ गुण महत्वपूर्ण हैं। और मैं सर जारी रखूँ कि बात को यहीं पर विष्णु सर? सर जैसा आप समझिए सर, आपके विचार सुनते। हाँ सर, आवाज आ रही हाँ, है? जी। जी, जी, आप वॉइस आ रही है सर, वॉइस आ रही है। धीरेन्द्र सर जुड़े हैं हम लोगों के साथ? हाँ, धीरेन्द्र सर जुड़ गए हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक। मैं कुछ और थोड़ा बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं उनके जीवन से मैंने अलग-अलग कथानक से, कहानियों से ये बताने का प्रयास किया कि खेल का हम किस तरीके से अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं और फिर वो यार हमको वीडियो बंद हो गया, इसमें ले जा पता नहीं सकता क्या है। बीमारी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सुन लीजिए, ऑडियो ही सुन लीजिए। तो खेल की कुछ विशेषताएँ हैं जिससे हम आप सीख सकते हैं। अगर एक एक सच्चा खिलाड़ी है, तो मैंने उनमें देखा है मेरे साथ में जो कुछ लोग रहे हैं या मैंने और जो खिलाड़ियों की जो जीवनी पढ़ी है, उन जीवनी से मैंने एक चीज़ सीखा है, मैंने उसको समझने का प्रयास किया है। मैंने ये देखा कि वो कभी भी अवसादग्रस्त नहीं होते हैं। ये जो पीछे से बोल रहा है, सभी अपने माइक को कभी भी खिलाड़ी अवसादग्रस्त नहीं होता है। अगर सच्चे मायने में वो खिलाड़ी है, तो अवसाद का शिकार नहीं होगा और अवसाद एक 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसको हम बीमारी की श्रेणी में रखते भी नहीं, लेकिन सबसे भयानक असर उसका हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। इस अवसाद, एंग्जायटी, आपको आश्चर्य होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में जो 20वीं शताब्दी है, मॉडर्न एज है, उसको हम एज ऑफ एंग्जायटी के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी साहित्य में, साहित्य के इतिहास में जो मॉडर्न एज है, उस मॉडर्न एज को हम एज ऑफ एंग्जायटी के नाम से जानते हैं और मॉडर्न एज की शुरुआत 1901 से होती है और 1901 से ये बताने का प्रयास किया गया। सिगमंड फ्रॉयड एक बहुत बड़ा मनोचिकित्सक जन्म लेता है और मनोवैज्ञानिक है। वो अपनी रचना में सपनों के विश्लेषण में ये बताने का प्रयास करता है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जहाँ अवसाद जन्म लेता है, उसकी शक्ति को हम पहचान नहीं पाते हैं। वो अपरिमित शक्ति रखने वाला है और ये अवसाद विश्व की सबसे भयानक बीमारी के रूप में आगे चल के विकसित होगी, ऐसी उसकी उद्घोषणा 1901 में थी। और वाकई हम देखते हैं कि आज के समय में हम सबसे ज्यादा जो मनुष्य, जो लोग हैं, वो अगर किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो वो अवसाद और उससे जुड़ी हुई बीमारियां हैं, डिप्रेशन और एंग्जायटी, इन सारी बीमारियों जिसकी कोई अपनी लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे ग्रस्त होते हैं। तो खेल एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा माध्यम है कि अगर हम सच्चे मायने में उस खेल से जुड़े रहें, तो हम कभी भी अवसादग्रस्त नहीं हो सकते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम खेल की सबसे बड़ी, आज के युग में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो ये है कि हमें अवसादों से बचाता है। छोटे-मोटे हम इंडोर गेम को भी अगर खेलते रहें, हम इस खासकर कोविड-19 के दौरान हम लॉकडाउन में घरों में रह रहे हैं और घरों में हम देखते हैं कि अगर कुछ भी ना करें, दिन में खाली बैठे रहें, तो आप देखते हैं कि तमाम तरह की अच्छी नींद नहीं आती। लेकिन अगर अपने आप को हम संलग्न करते हैं किसी छोटे-मोटे खेल में, अपने बच्चों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, तो हम पाते हैं कि बहुत अच्छी-सी नींद आती है। तो वो खेल ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें इस आधुनिक युग की सबसे भयानक बीमारी अवसाद से मुक्ति दिला सकती है। तो ये खेल से अवसाद से हमें मुक्ति मिलती है। खेल वो चीज है जिसके माध्यम से हमारे अंदर टीम भावना का जन्म होता है। हम नेतृत्व करने की क्षमता को सीखते हैं। हम असफलताओं से निराश नहीं होते, बल्कि असफलताओं को
अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसको एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि असफलताएं सफलताओं की पहली सीढ़ी हैं। अगर सफलताएं जीवन में पानी है तो असफलताओं से बिना गुजरे हुए हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जीवन में उदाहरण है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आर्मी में अब कहीं वहां कोई सिलेक्ट होता है तो उन लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है जो जीवन में असफल हुए हैं और असफल होकर आगे बढ़े हैं उनको। तो ये खेल ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें असफल होने में निराशा से बचाती है, असफल होने के सकारात्मक पक्ष को आपके सामने लाती है, क्योंकि एक बार आप हारते हैं तो अगली बार जीतते भी हैं और कई बार हारने के बाद भी आप पाते हैं कि एक उसी भावना के साथ अगर आप खेल रहे हैं तो एक दिन ऐसा अवसर आएगा जब आप बेहतर शक्ति के साथ, बेहतर परिणाम के साथ जीतेंगे भी। तो खेल हमें अवसाद से मुक्ति दिलाता है, हमें टीम भावना जन्म दिलाता है, हमें असफलताओं से निराश नहीं करता है और सबसे बड़ी बात, सफलता मिलने के पश्चात हमें कभी भी उसको अपच नहीं बनाता है। कहने का मतलब है कि सफलता को पचाने की शक्ति अगर हमें सबसे कहीं ज्यादा से मिलती है तो वो खेल से मिलती है। खेल क्योंकि हमें न केवल मानसिक रूप से जोड़ती है बल्कि शारीरिक मानसिक दोनों का जो संयुक्त युग्म होता है उससे जोड़ती है। तो इसलिए ये सारी चीजें खेल भावना को हमारे अंदर विकसित करना चाहिए और ये राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ये विशेष रूप से हमें प्रण लेना चाहिए कि जीवन में हम सभी को किसी न प्रकार के खेल से अपने आप को जोड़े रखना चाहिए, उसको अपनी हॉबी का हिस्सा बनाना चाहिए। आप देखिए जो खेल से जुड़े रहते हैं उनके चेहरे चमकते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऐसी बहुत सारे जो आप अगर जिस दिन खेल लेते हैं उस दिन आप देखते हैं कि आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक रहती है, एक अलग ही चमक रहती है। तो उस सारी चीजों को पाने के लिए जरूरी कि हम अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के खेल से जीवन पर्यंत जुड़े रहें और खेल भावना से जिसका मूल मंत्र है कि जीतना जरूरी नहीं, जीतना क्या जरूरी है कि मैंने खेल में प्रतिभाग किया, ये ज्यादा जरूरी है। खेल में प्रतिभाग करना ज्यादा जरूरी है। जीत हार तो खेल के दो हिस्से हैं जिसे हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। निराशा, हताशा, सब कुछ, प्रसन्नता, सुख दुख, ये सब हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन अगर हम प्रतिभाग ना करें, अगर ये सोचे कि हमें केवल दुख मिलेगा और हम जीवन के एक किनारे होकर बैठ जाएं, तो क्या हम जीवन बेहतर तरीके से जी पाएंगे? नहीं। तो ये खेल भी वही सिखाता है कि अगर आपको जीतना है तो आपको मैदान में जाना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा और यही जो भाव है वही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। तो खेल जीवन में आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी कुंजी है। इस चीज को हमें जीवन में समझना चाहिए और किसी न किसी प्रकार के खेल को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं इसी आह्वान के साथ आप सभी को इसकी दोबारा शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे विचार, जो मेरे छात्र यहाँ जुड़े हुए, छात्राएं जुड़ी हुई हैं, वो उन्हें कुछ जीवन में थोड़ा उससे लाभान्वित होंगे और जो इसके जनक हैं ध्यानचंद जी, उनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा होगा और जीवन में उसे उतारेंगे, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे ध्यान से और सुनने के लिए। सर विष्णु सर। जी सर। बहुत धन्यवाद सर। मैं हमेशा से ये सोचता था कि, और ये कहता भी था लोगों से, कि अगर खेल वाले ही खेल के बारे में बोलेंगे तो कहीं उससे ज्यादा अच्छी चीज है कि अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, स्पोर्ट्समैन तो सब हैं, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्पोर्ट्समैन या वुमेन ना हो। आपने बहुत सारी चीजें बताई, इतने अच्छी चीजें ध्यानचंद जी के बारे में बताया। आपने अपने जीवन में आने वाले उस अवगुण को जो आपने पहचाना, जब आपने बताया कि आप ग्राउंड पे गए और आप वहां पे कुछ नेगेटिव चीज सीखने लगे, इस अवगुण को पहचानने का जो गुण है उसी को कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। जी। हम अपने अवगुण को ही नहीं पहचान पाते सर, इसलिए खिलाड़ी पैदा ही होता है और हर व्यक्ति खिलाड़ी है, थोड़ा सा सजग रहे बस।
मैं बताऊं कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारे महाविद्यालय में ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमारे जितने वरिष्ठ प्राध्यापक हैं वो सब इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। एस.एन. राय सर हैं, रंजना मैडम हैं, विप्लेश मिश्रा सर हैं, आप स्वयं हैं, दिग्विजय जी हैं, सविता राजन हैं, सविता भी होंगी। तो ये अपने आप में उपलब्धि है कि खेल के प्रति ये सब लोग कितने सीरियस हैं, वरना डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम करे, बहुत से कॉलेज वाले लोग आते नहीं। तो अब मैं अपने बीच में खेल से जुड़े हुए हॉकी के मैं तो कहूंगा कि एक महान खिलाड़ी, एक महान कोच, जिनको हम लोग कोच साहब कहते हैं और वो गुरु रहे हैं, जिन्होंने अपने कैरियर में 3 बार ऑल इंडिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उठाया है विश्वविद्यालय के लिए। और जब वो तो कोच होने के उपरांत भी उन्होंने अपने विश्वविद्यालय को गोल्ड मेडल दिलवाया। फिजिकल एजुकेशन का प्राध्यापक होते हुए भी बांगरमऊ में जो मैंने काम किया, उसके बाद भी मैं कहूंगा कि जब वो हरदोई में थे तो उनकी हॉकी टीम और उनके ग्राउंड की तारीफ होती थी, हरदोई की। वो जहाँ रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे हॉकी को और खेल को काफी ऊंचाई पे ले जाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान जी। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को हम लोगों के मध्य रखें। थोड़ी सी सर को प्रॉब्लम है, सर मोबाइल से ऑनलाइन नहीं होगा, पर वो कोविड-19 से थोड़ा सा ग्रसित हैं, इससे कोरोना से, तो वो अपनी बात को अपने हिसाब से रखेंगे। हो सकता है वीडियो ऑन ना हो पर उनकी वॉइस ऑन रहेगी। धीरेन्द्र जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही सर। आप अपने विचार रखें सर। धन्यवाद सर। महाविद्यालय के प्राचार्य, सभी प्राध्यापक गण, डॉक्टर विष्णु जी, डॉक्टर राजीव जी, सर्वप्रथम आपको इस सराहनीय जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे पहले आपने योगा डे पे भी किया था, वो भी मैंने पूरा अटेंड किया था। तो आपका टीम वर्क बहुत कमाल है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरीके के सराहनीय कार्य जब जो कॉलेज करते हैं तो हम लोगों के फील्ड में, तो आप देखते रहेंगे जब इस तरीके के हम लोग कार्यक्रम करेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में, ये अत्यंत उपयोगी होंगे। और आप सभी लोगों को राष्ट्रीय खेल दिवस की सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है हमारे संग बैरी शिवराजपुर की प्राचार्य डॉक्टर प्रेरणा शुक्ला भी जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो भी इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं और हम लोगों को सुन रही हैं। राजीव जी ने अभी दादा ध्यानचंद जी, जो हॉकी के जादूगर क्या कहें, हम लोग कहते हैं कि खेलों के भगवान उन्हें कहेंगे, कि उनके बारे में बहुत कुछ बता दिया। मगर राजीव जी आपकी सारी बातें सही थी, बस एक बात से सहमत नहीं है कि केवल बदमाश लोग खेलने जाते या उनके कपड़े खराब होते या लैंग्वेज खराब होती है। हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। या विष्णु जी के संग आप रहते हैं? सर मैंने अपना अनुभव बताया था। नहीं, वो शायद आप कहीं थोड़ा सा आप भटक गए, मगर आपको विष्णु जी की कभी ऐसा नहीं लगा हुआ खराब कपड़े पहनते हैं या उनकी लैंग्वेज खराब है। या हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट करते हैं, टीम में काम करना जानते हैं जी। और बस बाकी तो आपने ध्यानचंद जी के बारे में सब कुछ बताया। देखिए, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, आपने सारी चीजें बताई, छोटी छोटी जो किस्से कहानियां थे ध्यानचंद जी के बारे में बताए। मगर देखिए, उनके इस कैरियर में आप 1928 का ओलंपिक को 1932, 1936 के ओलंपिक में खुद कप्तान भी थे। इस कैरियर के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 570 गोल किए हैं। ये फिगर सुनने में आप लोग लग रहा हो क्रिकेट में लोग 10,000 रन बना देते हैं, कोई 16,000 रन बनाता। 570 का फिगर हॉकी के अंदर एक बहुत बड़ा फिगर होता है। और उस समय काल परिस्थितियों में जब ग्राउंड की सरफेस क्या थी और खेलने के तरीके में बॉडी प्ले अलाउ नहीं था, ब्लॉक प्ले अलाउ नहीं था, जो भी हॉकी के जानकार हैं इस चीज को समझेंगे, तब उन्होंने 570 गोल किए। और कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं था जिसके खिलाफ उन्होंने, जो उस टाइम हॉकी खेलते थे, गोल नहीं। मगर उनका एक सपना था कि वो आजाद भारत की तरफ खेले। जो भी गोल थे उनके ब्रिटिश इंडियन टीम की तरफ से थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में थी मेंशन भी किए कि मेरा बहुत बड़ा सपना था मैं अपने आजाद भारत या अपने झंडे तले मेडल जीतूं। जो उनका पूरा नहीं हुआ, ये उनके लिए बड़ा दुख का विषय रहा अंत तक। तो कहने का मतलब यही है कि शुरुआती रुझान उनका रेसलिंग में था, फिर उन्होंने लकड़ी से खेलना शुरू किया। अपने पिताजी तो जो आर्मी के कुछ लोग थे, उन्होंने देखा
उनके टैलेंट को पहचाना और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर हॉकी खेलना शुरू किया। और ग्वालियर उनका हॉकी के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है, ग्वालियर में ही उन्होंने प्रैक्टिस की है। विक्टोरिया कॉलेज से उनकी पूरी एजुकेशन हुई ग्वालियर में। तो इस तरीके से उनका कैरियर आगे बढ़ता चला गया। और मेरा मानना है कि उस समय की जो सरफेस थी और आज की जो सरफेस हॉकी, बहुत आसान हो गया है खेल, बहुत चीजें बदल गई हैं। उस टाइम बहुत ही ज्यादा टफ खेल होता था और नियम भी काफी टफ थे कि बॉडी से बॉडी टच नहीं हो सकती, टर्निंग नहीं कर सकते आप लोग। उस दौरान उन्होंने 570 गोल किए और आज के टाइम में सोहेल अब्बास ने 570 गोल किए। तो दोनों में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। आज की सरफेस, इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, तो इसलिए वो ध्यानचंद जी को काफी महान बना देता है कि उस काल में वो खेल रहे थे जहाँ न सेफ्टी इक्विपमेंट थे, ना अच्छे शूज थे, ना अच्छी फील्ड थी। और आज तो ऑस्ट्रोटर्फ पे आप जानते हैं। तो भारत हॉकी के अंदर हमेशा अजय रहा है, ना कि जर्मनी से उसे कभी डर नहीं था। हर टीम ये सोचती थी कि हमें भारत को हराना है। और ये 1956 तक हम लोग गोल्ड मेडल जीते, और जिसमें पाकिस्तान के जो मैनेजर थे 1956 में, वो चैलेंज किया था उन्होंने कि अब 1960 के ओलंपिक में भारत चैंपियन नहीं होगा। वहां से भारत का डाउनफॉल शुरू हुआ। और वो डाउनफॉल शुरू क्यों हुआ? किसी क्षेत्र में कहीं डाउनफॉल शुरू होता है तो हम लोग टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। भारत हमेशा ट्रेडिशनल हॉकी खेलता चला गया और 1984 तक तो भारत बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर आ गया था। उसका कारण यही था कि ऑस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस हुआ, नई नई स्किल आई जिसे हम लोग एडॉप्ट नहीं कर पाए, तो हम पिछड़ते चले गए। मगर 90 के बाद से फिर हम लोग हॉकी के अंदर आगे आ रहे हैं धीमे धीमे, जिसमें अब हम टॉप 7 नेशन में हैं। एक मोटिवेशनल अचीवमेंट की जरूरत है जो भारत को हॉकी में फिर टॉप पे आने वाला है, क्योंकि लगातार प्रयास चल रहे हैं। और होप है कि अगले ओलंपिक जो अभी कैंसिल हुए टोक्यो ओलंपिक में, भारत का प्रदर्शन उसमें काफी अच्छा रहेगा। और हम हॉकी के अलावा बाकी खेलों में भी काफी अच्छा कर रहे हैं। बैडमिंटन हो, हॉकी, क्रिकेट में तो हम लोग टॉप में है ही, ठीक है। फुटबॉल में थोड़ा पीछे आगे आ रहे हैं, आर्चरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्विमिंग, एथलेटिक्स में अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, वुशु में बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफी खेलों में हम अब आगे आते जा रहे हैं। इसलिए मेरा जो भी इसमें शारीरिक शिक्षा के छात्र भी जुड़े होंगे और कई लोग शारीरिक शिक्षा के प्रोफेसर भी जुड़े होंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप बच्चों को ग्राउंड पे जाने के लिए मोटिवेट करें, छोटे बच्चों को, कि आप स्टेडियम, घर में खेलना बहुत अच्छी बात है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में खेलिए या जैसे भी आप मैनेज करते करिए। मगर जैसे लॉकडाउन खुलता है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, 250 रुपीज के रजिस्ट्रेशन पे आप स्टेडियम जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इक्विपमेंट मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे। देखिए, रिक्रिएशन के लिए खेलना अलग चीज है और एक प्रोफेशनल लेवल पे जब आप खेलेंगे तो आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा। खिलाड़ी आदमी पढ़ाई में हमेशा होशियार होता, देखिएगा, वो बेवकूफ नहीं होता। अगर किसी हॉकी खिलाड़ी के पास एक बॉल आ गई तो उसे सेकंड के 100वें हिस्से में सोचना होता है, मैं इसे खुद डॉज मार के जाऊंगा या मैं अपने साथी को पास दूंगा या इसे मैं खुद ही स्कोर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सेकंड के 100वें हिस्से में अब पास भी फेंकना, उससे तो कहेगा मैं डायगोनल पास फेंकूं और फॉरवर्ड पास फेंकूं या थ्रू पास फेंकूं। इतनी सारी चीजें जो आदमी सोचता है सेकंड के 100वें हिस्से में, तो एग्जाम में बैठ के 5 क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर लेगा, सोचिए। तो हम खेलने से क्षमताएं बढ़ती, खेलने से पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ना। इसलिए आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम है, हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल कोचेज है। बहुत नॉमिनल फीस है, 250। ग्रीन पार्क में 450 रुपए, कानपुर में। बताइए, इतने बड़े बड़े स्टेडियम में पूरे साल की आप कितनी भी फीस, और देखे आप जाते हैं जैसे पढ़ाई के लिए आप पेंसिल, कॉपी, हर चीज का इंतजाम करते हैं ना। तो कॉलेज के भरोसे, गवर्नमेंट के भरोसे मत रहिए, इतना आप अपने आप अरेंज करिए और जाइए स्टेडियम खेलिए। तो आपका विश्वास रखिए इसमें, आपको पढ़ाई में, जीवन की हर समस्या से लड़ने में, जीवन के हर क्षेत्र में आपको इससे फायदा मिलने वाला, नुकसान कहीं नहीं होगा। आप अपने सर को देखिए कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, विष्णु सर को देखिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में देखिए एक्टिव है। राजीव जी देखिए स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं कितना एक्टिव है। तो आप देखिए जो भी स्पोर्ट्स, और देखिए कितना अच्छा कल्चर डेवलप हो रहा है। आज से 10 साल पहले फिजिकल एजुकेशन को बेम दर्जे का सब्जेक्ट समझा जाता था, स्पोर्ट्स को। आज अदर सब्जेक्ट के लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, ये कितना पॉजिटिव साइन जा रहा है हमारे सब्जेक्ट के लिए।
और इससे ज्यादा सच्ची श्रद्धांजलि आज के इन दद्दा ध्यानचंद को क्या होगी कि अदर सब्जेक्ट के लोग दद्दा ध्यानचंद के बारे में और खेलों के बारे में, युवा के बारे में इतनी बात कर रहे हैं। तो ये हमारी सफलता है खेलों की, और वो दिन दूर नहीं जब हम खेलों की महाशक्ति बन के उभरेंगे। अगर इसी तरीके से कॉलेजेस में बच्चों में इसके प्रति क्रेज रहा तो हम एक खेलों की महाशक्ति जरूर बनेंगे। जिस स्तर पे आज अमेरिका, चाइना और रशिया है, तो हम भी उसी लाइन में आएंगे। चाइना आज से 20-25 साल पहले ओलंपिक में बहुत बड़ी शक्ति नहीं था, आज वो शक्ति है, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके के कार्यक्रम किए जो आज हम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत भी उसी लाइन में होगा और इन टॉप 4 या 5 नेशन में आएगा। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट भी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ज्यादा समय आपके संग में नहीं जुड़ूंगा। मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, मैं स्वस्थ होऊंगा फिर आपसे जुड़ूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। और सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद धीरेन्द्र जी। आप अस्वस्थ होते हुए भी हमारे आग्रह पे आप आए और आपने अपने विचार रखे। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब आप स्वस्थ हो जाएं और जब सारे सामान्य दिन आ जाएंगे अक्टूबर नवंबर में कभी भी, तो हमारे महाविद्यालय में भी आप एक बार अवश्य आएं और हमारे बच्चों को भी हॉकी के गुर सिखाएं, क्योंकि आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है, हम आपको जानते भी हैं, पर आपके बारे में आपसे जितना मैं मिला हूं उससे कहीं ज्यादा सच्चाई भी है, और आपके वचन जो आपने अपने विचार रखे हैं उससे भी बात पता चली कि नहीं, आपके गुण जो हैं वो शब्दों में भी हैं, खेल में भी हैं, आप एक गुणी आदमी हैं। मैं यहाँ पर एक बात अवश्य कहूंगा कि सर ने जो बताया बच्चों के लिए खास तौर से कि खेल से जुड़िए अवश्य, और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने राजीव सर से चर्चा की थी, और राजीव सर तो हम लोगों के महाविद्यालय के सारे प्रोग्राम में आगे बढ़ के सभी को सहयोग करते हैं। हमारे महाविद्यालय के सारे अध्यापक जो कि एक बार में कहने पर ही हर चीज के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो हमारे महाविद्यालय का खेल का भी वातावरण इसीलिए अच्छा हुआ है। यदि हमारे टीचर, सहयोगी टीचर हमारे विषय के प्रति अगर उनके नेगेटिव थॉट होते तो शायद बहुत सारी चीजें हम ना कर पाते। मैं जब अपने महाविद्यालय में आया तो आज मेरे पास धीमे धीमे 3-4 कमरे हो गए हैं जहां पर हमारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं। वो ऐसा क्यों है, मैं क्यों ऐसा कर पाता हूँ? क्योंकि हमारे सारे सहयोगी, हमारी प्राचार्य और जो प्राचार्य पहले भी रहे, सब सहयोग करते हैं कि हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ये चीज जरूरी है, करिए। खेल के प्रति उन लोगों का रुझान रहा है। मैं एक बार सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दूंगा, जिसमें कि अपने वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ सहयोगी जो हमारे एस.एन. राय सर हैं, उनको भी धन्यवाद, वो उपस्थित रहे। और डॉक्टर रंजना सिन्हा मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर वी.के. मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे राजीव सर को तो बहुत धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि वो सुबह से हमारे साथ इसमें भी और क्वेश्चनायर वाले में भी कार्यक्रम में लगे रहे। कल भी हम लोगों का एक सेमिनार है महाविद्यालय का, और हमारे श्रीमती सविता राजन, किरण मैडम, और गांव में होते हुए भी डॉक्टर दिग्विजय नारायण जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, सभी, और सभी छात्रों को भी, और जो बाहर से प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, जो भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे महाविद्यालय के, दूसरे महाविद्यालय के, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पर भी आप लोग आए और आप लोगों ने हमारे बच्चों को उपस्थित रहकर ये आशीर्वाद दिया। आपकी शांति में ही वो आशीर्वाद चला गया, हमारे बच्चे आगे अच्छा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गांव का दृश्य देखिए। ठीक है मैडम, हाँ, आपका लाइव आ नहीं रहा है गाँव। राजीव सर। हाँ सर, मैं एक्चुअली मोबाइल पे कनेक्टेड हूँ तो दिख नहीं रहा है मुझे सर। ठीक है सर, फिर हम लोग हाँ, कल की मीटिंग के बारे में कुछ चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं, बाकी हाँ लीव हो कर सकते सकते हैं। हाँ, और हम लोगों को छोड़। हर्ष, तुम बने रहना अभी। हाँ, केवल हम लोग 10 मिनट बात करेंगे। राय साहब से भी निवेदन,
3 मिनट बचा हुआ है सर। हर्षिता, अच्छा, तो जी सर। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से वो ऐसा कनेक्ट हो करते जाएंगे सब लोग। जी सर। हाँ, क्या आप होते शेड्यूल हैं। करेंगे क्या सर? हाँ मैं कर रहा हेलो, हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ कनेक्ट सर, करते हैं। हाँ एक बार दोबारा मैं शेड्यूल, करता हूँ सर। दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ विष्णु सर जो है शेड्यूल कर लेंगे, वो फिर से लिंक भेजेंगे, सब उस पे कनेक्ट होंगे। हाँ सर। ठीक 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 हो। सर मैं कर रहा हूँ, महाविद्यालय ग्रुप में भेज कीजिए हाँ सर। हाँ, ठीक ठीक, ओके।